ग्रीन बेल्ट में, और तो चलो बनाते हैं, पास करवाते हैं, नहीं करवाते, उनको भी नहीं रोक सकते, तो फिर गवर्नेंस की बात मत कीजिए इस हाउस के अंदर, और अदरवाइज आल्सो कि हमारी बड़ी बढ़िया गवर्नेंस है। हमने जो और मेरे को आश्वासन दे इस बात के लिए कि कब तक कंस्ट्रक्शन संज्ञान में आई है उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की है, शो का नोटिस दिया है, 1406 को रेस्टोरेशन ऑर्डर किए हैं, 99 FIR दर्ज किए हैं और डिमोलिशन भी किए हैं 393। कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, और आगे भी कोई अगर ऐसी आएगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बनी किसकी शेल्टर से? Who is the man responsible? डाटा मांग लेते हैं। मैं कहता हूं IPC की धारा के अंदर कानून के मुताबिक उस ऑफिसर पे भी पर्चा दर्ज होना चाहिए कि जिसके टेन्योर में वहां पर अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनी है, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। अब कहाँ होता है? आप कुछ नहीं करते, आपने पला झाड़ दिया, बोला पिछली कांग्रेस के टाइम में हुई थी, हमारे टाइम में कुछ हुई नहीं। हम एक चीज गलत कही है, अब आश्वासन देंगे, अब आश्वासन देंगे, आपस में अब आश्वासन देंगे। मंत्री जी प्लीज आपस में मत, ठीक है सर, मैं आप देखिए कोई भी बात आपने जवाब देना है, आपने अगर प्रश्न करना है। अध्यक्ष महोदय, क्या इस सदन के अंदर हमने मंत्री महोदय, क्या इस सदन के अंदर मंत्री महोदय या चीफ मिनिस्टर इस बात का आश्वासन देंगे कि ग्रीन बेल्ट का कानून के मुताबिक ये बिल्डिंगें कब तक आप वहां से हटाएंगे, या किसी कानून में संशोधन करेंगे आप? हर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे हम जो कानून की कार्रवाई बनती है वो करते हैं, किसी को हम छोड़ते नहीं, और जो भी गलत होता है उसको नोटिस देना, FIR दर्ज करना, उसको तोड़वाना, वो सारी कार्रवाई करते हैं। मंत्री जी उन्होंने कहा है कि जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं 1700 कितनी जो भी है, 2400, 1722, 1722, 1523 को हमने शो का नोटिस दिया है। उनको उनके वहां से उसको कब तक हटा दिया जाएगा या क्या कार्रवाई की जाएगी? ये प्रक्रिया हमारी जारी है जारी। और डिमोलिशन हमने 393 को तो हटा भी दिया है, 393 को तोड़ दिया है। तो एक ये तो दूसरा जो प्रश्न, पुलिस फोर्स भी चाहिए, अगले को कोर्ट में चले जाते सरकार। मैं एक चीज कहता हूँ, हमने ये काम हमारे टाइम में शुरू नहीं हुआ, ये आपके टाइम में भी शुरू था, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन उस वक्त भी थी। जब सवाल का जवाब दे, आपके टाइम में था, तेरे टाइम में हमने कार्रवाई की है, टाइम में तू क्या कार्रवाई की है, हमने हर मंत्री जी मेरे टाइम में हमने किसी को छोड़ा नहीं है, अपना जवाब दो, हमने कार्रवाई की है, कर रहे हैं। ये कहो सवाल का जवाब एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूं, आई एम ऑन लेग, प्लीज। नहीं तो मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दे देना। आप क्या पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई जो डिटेल नहीं मैं दे रहा हूँ। बात का इनकी मैं जवाब दूं, आपकी बात मैं जवाब दूं, उसके बाद मैं मंत्री भी हूँ, मुख्यमंत्री भी हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, जो आपने प्रश्न आप होंगे लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। जो आपने प्रश्न किया without saying anything, आप how can you ask me to sit? How can you ask me to sit? He will reply. Let him listen. एक मिनट, आप मेरा सवाल एक ही है कि भाई उन्होंने एक सवाल किया, सवाल का जवाब दे दो, कहानी खत्म। तुम डिमोलिश करोगे, कब तक करोगे, नहीं करोगे। अब 10 साल था, 20 साल था, आप पहले क्या थे, मैं क्या था, इस बात से जवाब नहीं है। जवाब ये है कि हाँ हम इतने साल में कार्रवाई करेंगे, सीधा जवाब दो। जो कार्रवाई की है बता दिया है। जवाब को अगर ये टेबल आपने कह दिया ना, आपके समय में ये होया, मैं जवाब तेरा बहुत तगड़ा दे दूंगा फिर। अच्छा चलो ठीक, समझा ना? तो सब जवाब दे लेंगे एक दूसरे का। एक दूसरे सवाल का जवाब टेबल कर दिया गया। हर जिले का एक मिनट दलाल साहब एक मिनट, दलाल साहब मुख्यमंत्री जी खड़े हैं ना? नहीं अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्नों में से प्रश्न ऐसे निकल रहे हैं, कुल मिलाकर के जितनी प्रॉपर्टीज की चिन्हित की गई हैं, उस हर प्रॉपर्टी का इसमें जवाब है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रकार की है, वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उसकी डिटेक्शन कब हुई, कब उसकी जानकारी हमको मिली और कब उसका हमने
उसके खिलाफ कार्रवाई की है, कब उसका एफआईआर की है, कब उसको डिमोलिशन किया है, जितनी डिमोलिशन होगी उसकी डेट दे दी है, जिनके खिलाफ एफआईआर कर दी है, बाकी जिनको नोटिस दिया उनका जवाब का टाइम उनको देना पड़ेगा। एक प्रोसेस है, तो हर एक प्रॉपर्टी का दिया है। इसके बाद भी अगर कोई पर्टिकुलर शिकायत किसी प्रॉपर्टी की होगी उसका जवाब अलग देंगे। ये टोटल 1500 जो बताई जा रही हैं सबका एक एक करके हो, हमारे पास 1500 की सूची वो ये है। बाकी आपके पास कोई अतिरिक्त और हो तो आप बता दो हमें। 2400 14 1500 को दे दिया आपने, भैया ये कार्रवाई की हमने, ये कह रहे हैं 2400 है। आप बताओ 900 पे कब एक्शन लोगे? 900 की सूची ये दे देंगे तो हम एक्शन बता देंगे। आप 900 की सूची हमें दे दें, हम एक्शन बता देंगे। हमारे पास 1500 है। आपका गुड़गांव कमिश्नरी, आपका फरीदाबाद कमिश्नरी, आपकी रोहतक कमिश्नरी, आपकी करनाल कमिश्नरी, आपकी सबका मैंने टोटल बैठ के किया है, किया ही मैंने यहीं पर है। आपको ये गलत फिगर दे रहे हैं 1500, मैं अभी टोटल दे दूंगा कि 2400। आप टोटल दे देना, इसी रिप्लाई के अंदर आप टोटल दे देना, इसी रिप्लाई के अंदर अभी गिनती कर रहे हैं। आप टोटल दे देना। कितनी बिल्डिंग है? आप कह रहे हैं 1500 बिल्डिंग है, 2400 का आपका रिप्लाई है। 2400 का बहस करने का फायदा नहीं ना। नहीं, मैं जवाब हमने दिया, ठीक। इसके अलावा नहीं, कोई ये फिगर्स गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई फिगर्स के अंदर डिफरेंस है वो देख लेंगे। आप डिफरेंस दो, वो तो जितनी ऑन स्पॉट है वो तो है ही है। हाँ, आप तो बता दें। सभी के नंबर लिखे हैं मैंने, टोटल लिए बैठ के। मैं तो कह रहा हूं आज इस बात पे डिफरेंस जिस जगह का आप उनको लिस्ट दे दें, हम उसकी आपने कैसे कैलकुलेट किया ये बता दो। बस आप उनको दे देना और दे करके हम आपको उनका करनाल में 104, बस उनका जवाब दे देंगे। करनाल सर्कल के अंदर 740, फरीदाबाद 17, गुड़गांव 57, रोहतक 817, गुड़गांव सर्कल 653, ये 2400 है हिसाब से। ये आपकी लिस्ट के मुताबिक कैलकुलेशन है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कोई। हाँ, डिफरेंस के बाद कार्रवाई कब तक करोगे? स्पीकर साहब बात तो कार्रवाई की है, करनी नहीं है आपने, आप फिर कानून चेंज कर दो, शेड्यूल रोड का कानून चेंज कर दो प्लीज। क्यों लोगों को तंग करते हो अदरवाइज? चलिए, लक्ष्मण सिंह यादव जी। 5-1 जी। भाई नहीं, पहले ऑबिचुअली थी 9 के ऊपर शुरू हुआ है, 11-9 के ऊपर क्वेश्चन आवर शुरू हुआ था, 11-9 तक 12-9 तक रहे। 5-1 जी। नहीं श्रीमान जी, भाग के उत्तर में दृष्टिगत इस भाग के प्रश्न ही नहीं उठता। सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से हायर शिक्षा मंत्री से पूछना चाह रहा हूं मैं, अगर 2018 में कॉलेज की स्थापना हुई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये क्लासेस चल रही हैं, जिसमें केवल 4 रूम है, एक में ऑफिस है और 3 में क्लासेस चल रही हैं, जबकि 465 बच्चे हैं, 300 इसमें लड़कियां भी पढ़ रही हैं। तो मेरा जो ये जवाब आया है कि सवाल ही नहीं उठता, तो 18 में जब कॉलेज खुल रहा है और एक बार 12 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन भी कर दिए गए बिल्डिंग के लिए, लेकिन वो तो पीडब्ल्यूडी ने वापस कर दिया, 32 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। तो वो जमीन का विवाद तब वो भी सॉल्यूशन हो चुका। अब वो 32 करोड़ रुपए जो है एफडी को में भेज रखी है डिमांड, वो सैंक्शन कराने का काम करें। और ये थोड़ा सा जो अटपटा सा जवाब तक सवाल ही पैदा नहीं होता। 18 में कॉलेज खुल गया, सब कुछ तैयार है। अध्यक्ष जी, बिल्कुल साथी ने बिल्कुल विस्तार से ये विवादित जमीन हो गई थी, टेंडर दोबारा हुआ, कोर्ट में केस चला गया। मैं इसका सीधा जवाब देता हूं। अब इस मामले का लोक दिनांक 22/12/2022 का मामला अनुमानित लागत 30,50,81,000 रुपये प्राप्त हुए हैं और इसके 17 करोड़ रुपए बजट के मिल चुके हैं। बाकी 23-24 में आएगा, जल्दी से चालू करें। एक बार जितना पैसा आया उससे शिलान्यास तो शुरू कराएं, दोबारा बजट में आ जाएगा, ताकि जल्दी से उसकी क्लासेस शुरू कराएं। क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ ये क्लासें लग रही है वहाँ पानी 4-4 फीट भरा रहता है। वैसे भी कराते जल्दी बताएगी। इस बजट में इतना पैसा है, तो कब तक इसका जरा समय बता देंगे? महीना, 2 महीना, 3 जो महीना? उनका ऑब्जेक्शन है कि आपने कहा कि नहीं श्रीमान जी, क्या जाटूसाना महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? आपने कहा नहीं,
भाग का कि उत्तर के दृष्टिगत इस भाग का प्रश्न ही नहीं उतरता। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जवाब ही गलत आ रहा है। अध्यक्ष जी उस कार्रवाई के बारे में पूछ रहे हैं क्या उसमें हुआ। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसका हम अध्यक्ष जी 30 करोड़ रुपए दे दिया अध्यक्ष और जी इसके ऊपर उस काम कर कार्रवाई रहे के हैं। बारे में क्या हुआ कार्रवाई में मैं उसके बारे में नहीं बता पा रहा। नहीं, पर ये मैंने सब कहा काम है ही कि गलत जो है। इसका पैसा है वो प्रश्न का उत्तर जो है वो सही आना चाहिए, प्रश्न को देख करके पढ़ करके उत्तर आना चाहिए। जो प्रश्न का उत्तर लिखा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा इसमें समय सीमा भी कर दें, क्योंकि बच्चे आज खुले आसमान में पढ़ रहे हैं। एक बार समय सीमा भी निर्धारित कर दे ताकि द्रावता जी उन मेरा मानेसर का कॉलेज है, वो भी 7 साल बताया पहले तो राव है। साहब उसकी भी बिल्डिंग इसमें बनी। मनेसर का कोई बात नहीं है, वो जाटसाना वाले का नेक्स्ट इम्पैक्ट होती है। तो जब हम ऐसे कानूनों के ऊपर शोध करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम लोगों को सांसदों के तौर पर भी ये सीखने को मिलता है कि हमारे को क्या जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके की डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके की डोमेन नॉलेज से हम सही फैसला दे सकते हैं, सही एडवाइस दे सकते हैं। क्योंकि आज जो कानून बनेंगे इनका आने वाली जनरेशन्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये हालांकि ये मिनिस्ट्री एक ही डिपार्टमेंट की हो, चाहे आईटी की हो या कम्युनिकेशंस की हो, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो कई तरीकों से कई जगहों पे लोगों पे पड़ता है। मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे फिशिंग का मसला चल रहा है कि बहुत जगह पे फिशिंग के केसेस होते हैं और ये जो ई बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं, इसको भी हमने इस कमेटी के द्वारा उठाया कि जो लोगों को इसकी दिक्कत आती है, समस्या खास करके जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको एक्सपोजर नहीं है, तो उनको कैसे मदद की जा सकती है। तो उसमें हमारा एक बहुत अच्छा सुझाव था जो मैंने दिया और पूरे कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया कि क्यों ना, क्योंकि ये गेटवे है और जब भी कोई व्यक्ति विशेष उसको एंटर करता है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, जब भी उनके पास ऐसा कोई फ्रॉड का मैसेज आता है तो उसी गेटवे के थ्रू जाना होता है। तो क्यों ना उसके ऊपर ही एक वार्निंग आ जाए कि आप सावधान रहें कि अगर आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। तो ऐसे हमारे को आयाम मिलते हैं जिनकी वजह से लोगों को मदद हो सके, लोगों की मदद हो सके, आम आदमी की मदद हो सके, खासकर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, खासकर जिनको जानकारी नहीं है। जी सर, एक सवाल उठता है, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप आईटी के भी सदस्य हैं जी, स्टैंडिंग कमेटी के। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें एक स्क्रॉल पे सामने आ जाती हैं। एक तरफ धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ें आएंगी, वहीं कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो समाज और बच्चों और युवाओं के लिए हानिकारक है। तो उस लिहाज से उस पर रोक लगाने के लिए बतौर सदस्य आपका क्या सुझाव है? देखिए, और क्या किस तरह के कानून को अमल में लाने की जरूरत है? देखिए, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि ये माध्यम बदल रहे हैं और इन माध्यमों के बदलने का मतलब ये भी है कि किस तरीके से तकनीकी डिलीवरी मैकेनिज्म जब हमारे यहाँ देश में और दुनिया में बदल रहा है, तो हमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। ये सच है कि आज की डेट में सोशल मीडिया को गवर्न करने के लिए और ओटीटी को गवर्न करने के लिए कोई कानून नहीं है, नियमित नहीं है, बहुत लिमिटेशंस हैं। और जैसे जैसे दुनिया में ये कानून बदल रहे हैं, जैसे अगर ओटीटी की बात करें, आपने सोशल मीडिया की बात की, तो अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है वो उनको कवर नहीं करते, क्योंकि जब ये पुराने कानून बने हुए हैं, केबल टेलीग्राफ एक्ट, और इसलिए इसको समझ के इसकी व्यवस्था ठीक तरीके से बिठाकर इसके लिए जो मूल्यांकन करने की ज़रूरत है वो कमेटी ने भी किया है और अपनी एडवाइस भी दे रही है। और मुझे लगा बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और बहुत ही अच्छे सुझाव निकल के आए हैं जिसका फ़ायदा मिलेगा। डिजिटल डिस्पेंसेशन के अंदर ये दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इनका समाधान भी बहुत जल्द निकलेगा, मेरा ऐसा मानना है कमेटी के द्वारा। सर, पिछले साल आप रवांडा में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा थे जी। करीब देश और दुनिया से 1000 से ज़्यादा सांसदों के सामने आपने अनुभव साझा किए। मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह का आपका अनुभव वहाँ पे रहा और क्या पक्ष आपने भारत के बतौर संसद सदस्य आपने? एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। तक लगभग 1200 सांसद 190 देशों से वहाँ पर थे और उन सब से मिलने का मौका मिला, बात करने का, प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला कई मुद्दों के ऊपर। हमारी एक महिला सांसद, हमारी सीनियर सांसद थी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शन भी जीती, वहाँ पर उस पर गई। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जब आप भारत की बात रखते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे इस तरीके से, तो आपको पता लगता है कि भारत की क्या ख्याति है अब विश्व में, अब लोग कैसे भारत को देखते हैं। इसको सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार मुझे श्रीमती नैना चौटाला विधायक से एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कुछ जरूरी घरेलू दायित्वों के कारण
वे आज दिनांक 17/3/2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। मुझे श्री रंजीत सिंह जी ऊर्जा मंत्री हरियाणा ने दूरभाष के माध्यम से सूचित किया है कि घरेलू कारणों से आज दिनांक 17/3/2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय सदस्यगण, यह हर्ष का विषय है कि आज श्री राकेश दौलताबाद विधायक का जन्मदिन है। इस अवसर पर सदन की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता है। माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे। महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधानसभा ने अपने दिसंबर 2022 में सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज पर रखता हूं। हरियाणा लघु नहर निरसन विधेयक 2022, हरियाणा राज्य नलकूप निरसन विधेयक 2022। माननीय सदस्यगण, मुझे दिनांक 28/2/2023 को श्री बंडारू दत्तात्रेय माननीय राज्यपाल महोदय हरियाणा से एक संदेश प्राप्त हुआ है जो कि निम्न प्रकार से है। डियर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, आई हैव रिसीव्ड योर ड्रेमी ऑफिशियल कम्युनिकेशन डेटेड 22nd February 2023 along with a copy of motion of thanks passed by the Haryana Vidhan Sabha on 22nd February 2023 on my address delivered on 20th February 2023. Please do convey my sincere appreciation and acknowledgement regarding the same to all the esteemed members of the Haryana Vidhan Sabha with kind regards. माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल के लिए जो पहले बहुत सारे विधायकों का शून्यकाल का समय हो गया था, जो बकाया बचे हुए 22 सदस्य हैं, उनके मैं एक बार नाम बोल रहा हूं। श्री मोहनलाल बड़ौली जी, श्री कुलदीप वत्स जी, श्री ईश्वर सिंह जी, श्री बिशंबर सिंह जी, श्रीमती निर्मल रानी, श्रीमती किरण चौधरी, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री घनश्याम सराफ, राव दान सिंह जी, श्री लीलाराम जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री अमित सिहाग जी, श्री प्रमोद कुमार विज जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री रामनिवास जी, श्री रामकरण जी, श्री राकेश दौलताबाद जी, श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, श्री राम कुमार कश्यप जी, श्री अमरजीत ढांडा जी और श्री दीपक मंगला जी। अब मोहनलाल बड़ौली जी, आज के जो नाम आए हैं वो बाद में जुड़ जाएंगे, पहले हम ये जो पिछले बचे हुए हैं सभी इनको पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने 0 आवर में बोलने का मौका दिया है। हाँ जी, और एक मिनट जरा आप बताइए। सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आज एक सदस्य जिसके बारे में यहाँ मंत्री के रूप में यहाँ आज बैठे हुए हैं, क्या सरकार अपना कोई स्पष्टीकरण देगी कि क्या हालात बदले हैं, पीछे नहीं आए थे और आज फिर हाउस में बैठने का जो है कोई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं है? नहीं, हमने पहले सर उस दिन हमने स्थिति स्पष्ट करने के लिए पहले कहा था। कोई प्रतिबंध नहीं है, नहीं, कोई हाउस के अंदर वो सदस्य हैं, हाउस के सम्माननीय सदस्य हैं, वो हाउस के अंदर आ सकते हैं। सर सम्मान्य होते तो हम किसी चीज का हम क्या देखिए ऐसा है गीता जी, अभी भी सम्मानीय है तो सरकार बिल्कुल सम्मानीय है, जब हाउस के मेंबर सभी सम्मानीय नहीं सर, सरकार ने या क्लीन चिट मिल गई है क्या सर इसको? सर SIT सर कोई उसका क्या फाइंडिंग आ रही क्या जिसके चीज का? एक मिनट सुनेंगे, आप सुनेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, केवल आरोप लगाने से वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। नहीं सर, नंबर एक सुन लीजिए, इस प्रकार के आरोप इसी सदन में बहुत सारे लोगों के ऊपर लगे हैं और वो सभी सदस्य उस हाउस के अंदर हाजिर रहे हैं, और आरोप जिस प्रकार के कोई आरोप लगे हैं मैं अगर पढ़ करके सुनाऊंगा तो फिर वो थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मुझे सर मैं कह रहा हूं
सर कोई सर देखिए इंक्वायरी चल रही है उसके सर कोई जांच चल रही है। हाँ तो जांच तो चल रही है। चंडीगढ़ पुलिस के बताओ जांच चल रही है, क्या हुआ उसका? चंडीगढ़ पुलिस देखिए अभी जब कोई रिपोर्ट आएगी नहीं, जब चंडीगढ़ पुलिस की तरफ सर अगर कोई चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से चंडीगढ़ पुलिस के पास जांच चल रही है और जब कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं आप सबके सामने रखूंगा। श्री हाँ जी, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? ये है हाँ कि एक ऑनरेबल मेंबर ने एक ऑनरेबल मंत्री के खिलाफ कोई बात कही है कि भाई ये एक एलिगेशन है, FIR लॉन्च है ऐसे, तो मंत्री जी खुद अपनी स्थिति स्पष्ट करें ऑन द फ्लोर ऑफ द नहीं, देखिए उनको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो करेंगे, वरना कोई आवश्यकता नहीं। स्थिति स्पष्ट करें। नहीं, मोहनलाल बड़ौली जी बोलिए। किसने ये जो है ये ठीक बात है, आपने कहा जब तक दोष साबित नहीं होता कोई गुनाहगार नहीं है, लेकिन मंत्री हैं हमारे, एक विभाग उनसे दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं वो विभाग उनने अपनी मर्जी से दिया या मुख्यमंत्री ने वापस दिया? ये तो वापस दिया तो क्यों लिया? ये मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है, इसके अंदर आप कोई भी उसको वो नहीं कर सकते है, लेकिन ये कह के लिया गया था क्योंकि ये एलिगेशन लगा, इस तरह से विभाग दे दिया मैंने या ले लिया। इस बात का करें तो अच्छा होगा कि मंत्री जी खुद अपना अगर देखिए अगर इंक्वायरी ने तो कह दिया था इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, अगर उनके खिलाफ आएगी तो निश्चित तौर पर एक्शन होगा। इस हाउस में उठे हैं तो स्पष्टीकरण भी दिया है जिसके खिलाफ किया, उन्हें उठ के कहा ये गलत है। ये कहेंगे ये कहते हैं ये गलत है। नहीं वो तो कहा ही है। नहीं मंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं गलत है। ऐसा है कि देखिए अभी इंक्वायरी चल रही है, जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती किसी भी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना ठीक नहीं है। कंक्लूजन नहीं पहुंच रहा, किसी भी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना ठीक नहीं है जब तक इंक्वायरी चल रही है। अध्यक्ष महोदय कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मंत्री जी सिर्फ ये कह दें भाई ये गलत है, हम संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए ये मंत्री जी का कोई आप उनको बाध्य नहीं कर सकते यहाँ पर कोई वक्तव्य देने के लिए। आपके माध्यम से चाहते हैं सारा। मैं अभी आपको मैं आपकी जो पिछली कार्रवाई है, आपकी अपनी कार्रवाई जो आपके समय में हुई, अगर कहो तो मैं पढ़ करके सुना दूं। हाँ जी पढ़ दो। हाँ जी ये तरीका नहीं है। क्या तरीका है? आप करें तो ठीक है, आप करें तो ठीक है, आप करें तो ठीक है। मैं अगर पढ़ दो मैंने पहले कहा था पढ़ो कार्रवाई। इसमें सिर्फ एक बात देख लेना, देखिए एक बात देख लेना, जो आप कार्रवाई पढ़ोगे खिलाफ क्या उसने जवाब दिया? देखिए ये बातें क्या बात कर रहा हूँ, देखिए मैं जानता हूँ जो मेरे पास, देखिए मेरे पास वो सारी नहीं, वो छोड़ो कह रहे हैं आप, वो छोड़ो, वो क्यों छोड़ो? जब आप बहुत सारे एलिगेशन सदस्यों के ऊपर लगते हैं और फिर वो विड्रा हो जाते हैं, केस विड्रा हो जाते हैं, कोर्ट के अंदर केस विड्रा हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक वो दोषी नहीं है। ठीक बात है आपकी। सिर्फ हम ये चाहते हैं भाई मंत्री जी खुद अपना स्टेटमेंट दे दें, स्पष्टीकरण भी नहीं मांगता मैं, अपना स्टेटमेंट। ऐसा देखिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप रूलिंग दे दो, आप रूलिंग दे दो। आप देखिए हुड्डा साहब, आप अगर एक बात सुनिए, एक मिनट आप सुनेंगे बैठ के, प्लीज आप बैठ जाइए। मैं जरा बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाओ अपनी जगह। ये देखिए इसके लिए मैं आपको जरा जो हमारा नियम है, नियम मैं आपको बताता हूँ। इन द notice to the speaker, a member is required to give brief details about the allegation which he proposes to make against a person or another member so that the speaker could judge the matter beforehand. ये आपको लिखित के अंदर देना चाहिए कि उनके ऊपर क्या आरोप है। नंबर देखिए कुछ सुनिए, सुन तो लीजिए, लिख करके दीजिए, मुझे लिख करके दीजिए क्या आरोप है उनके ऊपर। मेरी एक मिनट आप जल्दी से सुन लो बात। मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि या
आप मंत्री जी खुद अपने स्टेटमेंट दे दें, नहीं देते तो आप रोलिंग दे दो, इज नॉट बाउंड टू गिव स्टेटमेंट। खत्म कहानी। नहीं, ये जो विषय जो आपने उठाया ये विषय है ही नहीं, इस हाउस के अंदर डिस्कस करने का विषय नहीं है, क्योंकि चलो आपकी मर्जी, क्योंकि आपकी मर्जी है ऐसे करो। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है। ये किस लिए लिया मंत्रालय वापस, आपको क्या पता है? हाँ जी, चलिए श्री मोहनलाल बडोली जी। ये पहली बार यहाँ विधानसभा के अंदर नहीं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं मेरे पास। अब अध्यक्ष महोदय, चर्चा इस प्रकार की चर्चा, मेरा कहना ये है कि ये रिकॉर्ड में भी नहीं आनी चाहिए। ये हाँ, ये सारी जो है चर्चा इस प्रकार की, ये सारी इसको रिकॉर्ड से बात डिलीट, इस कार्रवाई को जो भी ये अभी यहाँ पर चर्चा हुई है, इसको सदन की कार्रवाई से डिलीट कर। कोई बात नहीं, अपनी मजबूरी है। आप 2 दिन नहीं आए तो आप क्यों नहीं आए? नहीं, समझे नहीं, नहीं, आप ये मेरा कोई नहीं देंगे, जहां देना होगा वो देंगे स्पष्टीकरण, ये उनका मर्जी है। आप जबरदस्ती उनका स्पष्टीकरण मांगेंगे, कोई बात नहीं। चलिए मोहनलाल जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 0 आवर में बोलने का मौका दिया है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि कुंडली नगरपालिका जो नई बनी है उसमें पीने के पानी की व्यवस्था यमुना वेरीवेल से करवा के उन लोगों को पानी देने का प्रावधान किया जाए। और कुंडली में ही 6 नंबर ड्रेन है जो उसके बीच से गुजरती है, अगर उसका पक्का करने का, निर्माण का कार्य जिस प्रकार से सोनीपत शहर के अंदर हुआ है 6 नंबर, उसी प्रकार से कुंडली का भी करने का काम करें। और मार्केटिंग बोर्ड की 6 रोडों का बजट मेरा राय विधानसभा का आया हुआ है, तो सरकार से निवेदन है कि उन रोडों की जो डिमांड आई हुई है उनको जल्दी पूरा करवाने का काम करें। और बहुत सारे अनेक कार्य राय विधानसभा में हुए हैं, उनके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। और परिवहन मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, एक मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, वहाँ पीपी मॉडल पर एक बस अड्डे का निर्माण नेशनल हाईवे पर होना है। और जमीन का भी कोई विवाद नहीं है, वो डिपार्टमेंट के नाम से जमीन है, जल्दी से जल्दी उस बस अड्डे का भी निर्माण करवाने का काम करें। और मैं सदन में मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी नई पंचायतों का गठन हुआ था और उन सब पंचायतों से बात करके और डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी आपस में सलाह मशवरा करके जिस प्रकार से उनका समाधान करने का काम किया है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। आज पूरे देश में, प्रदेश में बहुत सारी सराहना हमारी इस पॉलिसी की हुई है। जिस प्रकार की पढ़ी लिखी पंचायतें करने का काम हमारी सरकार ने किया था, वो दूसरी स्टेटों ने भी उसको लागू करने की विचार किया है। और आज सभी सरपंचों की जो मांग थी, जिस प्रकार से उनका मानदेय बढ़ागा, पंच का भी मानदेय बढ़ागा, इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। और आज सभी सरपंच खुश हैं, इस समझौते से सभी संतुष्ट हैं, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। श्री कुलदीप वत्स जी। धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं। मैं तो पहले तो सीएम साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, डिप्टी सीएम साहब आप भी हमारी सुन लो थोड़ी सी। एक आपने 3 बार ये बादली रोड का टेंडर छोड़ चुके, झज्जर से बादली का। नहीं, हंसने की बात नहीं सीएम साहब, बड़ा दुर्भाग्य है। हाथ जुड़वाओ या तो मना कर दो, सदन में मना कर दो अगर ये रोड नहीं बनाना है। अगर आप एक व्यक्ति की दबाव में आके ये रोड नहीं बनवा रहे हो तो मना कर दो सदन में। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं, हाथ जुड़वा। ये जनता की हालात बड़ी खराब है, झज्जर से बादली तक रिक्वेस्ट आपसे। ये या तो मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों पर भारी पड़ रहा है।
ये मुझे लगता है, क्योंकि 3 बार जो टेंडर कैंसिल कर देते हो तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। दूसरा मामला, महोदय, एक मंत्री जी बैठे हमारे बादली का बस स्टैंड, मुख्यमंत्री जी आपकी स्वयं की घोषणा थी, तो स्वयं की घोषणा थी, वो आज तक बस स्टैंड की एक ईंट नहीं लगी है। परिवहन मंत्री जी बैठे और गए थे बादली में, जब भी कह के आए थे। तीसरा मुद्दा, एक रेल एक कॉरिडोर, एक रेल और एक मुआवजा। जो हमारा कॉरिडोर का मामला चल रहा है, महापंचायतें चल रही हैं, किसान धरने पे बैठे हैं और गवर्नमेंट की कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है। जब एक रेल है, एक जमीन है, तो मुआवजे 2 क्यों दे रहे हो आप? मेरी विनती है कि उन किसानों को वो लेके चाहिए, सोनीपत से लेके और पलवल तक एक रेट एक मुआवजा उनको देना चाहिए। हमारा एक महोदय, जो हमारे इलाके बादली में भट्ठों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी, आपने 2017 में करीबन 40 से 50 लाख रुपए लगा के भट्ठे मालिकों ने जैक के नाम से एक प्रणाली लागू आपने की थी। उसमें करोड़ों रुपए तक का खर्चा हुआ और आपने कहा भी प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। हम भी चाहते हैं कि इलाके में प्रदूषण से राहत मिले, पर आज आपने वहां कोयले बंद कर दिए। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि लोग मेरे पास आए थे कि आप 50% कोयला और 50% जो और तूड़ी वो है उसकी, उनको या उनका समय दिया जाए। एकदम ये ना हो कि आप आए और उसको बंद करके चले गए। एक मेरी विनती है कि हमारे साथी पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे, एक हमारे बहुत टाइम से करीबन 1.5 साल से भी ज्यादा हमारे हाई रेजिमेंट का एक धरना चल रहा है। उनकी मांग है, उनका एक हक है। क्या गवर्नमेंट को ये सूद नहीं कि 1.5 साल से जो बंदे बैठे हैं, क्या उससे आप जाके बात नहीं कर सकते उन लोगों से? मुझे मेरी रिक्वेस्ट है सदन से, स्पीकर सर, उनसे जाके बात की जाए। कम से कम उनको अपनी तरफ से आप पारित करके, वो हमारे हरियाणा के हमारे भाई हैं, हमारे वो सीमा पे बैठे हैं और 1.5 साल से भी ज्यादा समय हो गया। एक वो चीज उनको जाके बात करें, उनको कोई आश्वस्त करे, कोई आश्वासन दे, जो कि वो लोग अपने घरों को छोड़ के वहां बैठे। तो एक ये करना था। दूसरा, एक जो हमारे कलरक, उनका एक भत्ते की मांग है, हमारे पास भी आया है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उन पे भी ध्यान दिया जाए। उनके 34,500 रुपए उनका भी किया जाए। जो आपने औरों का भत्ता बढ़ाया है, मानसिक भत्ता, तो उनका भी उठाया जाए। मैं आपसे मांग करता हूं। हमारे जो महोदय ग्राउंड मैन के थे, मैं मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ग्राउंड मैन है, जो बेचारे हमारे बच्चों को तैयार करते हैं, जो प्लेयर तैयार करते हैं, उनको भी आप ये जो आपने कौशल रोजगार लागू किया उसमें उनको भी जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी भी मांग है और वो डिमांड हमारे को दे की गए हैं। उनको देखते हुए मैं आपसे ये उनकी तरफ से मैं मांग करता हूं। एक लास्ट एक मैं बात कहना चाह रहा हूं, और ये बड़ा गंभीर विषय। हम अमन चैन भाईचारे की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप एक रैली में गए थे कुलाना चौक के ऊपर, और आपने स्वयं एक घोषणा की थी कि भाई जो बच्चे गलती होगी, अपने मुख्य धारा से भटके, क्योंकि समाज की जब बात आती थी, करणी सेना के बच्चे थे, आपने कहा था कि भी इनमें मैं विचार करूंगा, इनके केस वापस लूंगा। दूसरा, 2016 में बहुत से ऐसे नाजायज बच्चे, जो जाट आंदोलन हुआ उसके नाम पे, बहुत से ऐसे बच्चे जो नाजायज फंसे पड़े। मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उन्हें भी आजादी दे, उन्हें भी इस दुनिया को समझने का मौका दे, क्योंकि वो मांगे आ रही है, उनके माँ बाप आते हैं, बच्चों से बच्चे परेशान हैं, एक किसी के बच्चे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके ऊपर भी ध्यान दें। दूसरा, मैं पुनः आप लोगों से एक मेरे इस रोड की, ये जो सड़क कहेंगे तो एक मेरा है, सड़क का जो मामला है, इसकी ये देखें, या तो आप सदन में मना कर दे कि भी हमारे पास पैसे नहीं है, आप इसको हमें माफ करो, हम बादली की जनता अपने पैसे से इस बात को बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर साहब। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मेरी आपसे विनती है कि मैं कुछ सुझाव हैं और वो जायज़ जेन्युइन लगेंगे तो आपको जो है ना वो मैं जायज़ चीज़ बताता हूँ कि मेरे हलके के अंदर जो सड़कें हैं उसकी खस्ता हालत सारे हरियाणा में उससे सबसे ज़्यादा ख़राब है। 25-25 करोड़ रुपये हर एमएलए को दे दिया, परंतु जिसकी लेंथ तो हमारी 512 लेंथ है किलोमीटर की,
सबसे लंबा हल्का है। जब सड़कें ज़्यादा टूट रही और 512 भी उन्हीं को मिले जिनका लेंथ ज़्यादा है, और वो जिनकी लेंथ 250 है 300 है वो भी उन्हीं को मिले। तो ये 25 करोड़ तो उनको तो बढ़ाओ ना, जो जिनकी सड़कें ज़्यादा लेंथ थी, ज़्यादा है, फिर वो बच गई। 25 करोड़ में तो पूरी हो नहीं सकती वो, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। मैं आपसे जो है ना यही बेनती करना चाहता हूँ कि 25 करोड़ में मैंने दोबारा फिर इस बात को मैं बताया कि 25 करोड़ रुपए के अंदर उनको भी दे दी जिनको 250-300 किलोमीटर लेंथ पड़ती है, और जिनकी 512 है उनको भी उतनी दे दी। तो बाकी जो बचेंगी उस 25 करोड़ में वो नहीं आ सकती, शामिल नहीं हो सकती, ज़्यादा जरूरत पड़ती है उसकी। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि मुख्यमंत्री जी, हमारा बॉर्डर का एरिया है, पंजाब के साथ लगता है। दाबा माइनर की मैं बात करता हूं, और हरनौली माइनर और गगरपुर माइनर, ये ऐसे माइनर है जो पंजाब से पानी आता था 1977 से। मैं पहले 82 तक MLA रहा हूं, और ये पानी जो है ना वहां से आता था। 10 साल के बाद जो है ये सारा माइनर जितने भी थे ये पंजाब ने पानी रोक लिया। SYL का मुद्दा तो सारे हरियाणा का है, परंतु हमारे लिए तो ये SYL से भी बुरी हालात होगी। पानी जो पंजाब ने बैग पीछे रोक लिया, वो आगे आने की इजाजत नहीं देते। तो आप कम से कम दोनों स्टेट के, पटियाला लगता है जिला और हमारा कैथल लगता है, दोनों स्टेट के DC को बुला करके या उनकी ज्वाइंट मीटिंग तो कराएं। उस ज्वाइंट मीटिंग के अंदर पता लग जाएगा कि पिछला पानी क्यों रोका गया। पहले भी 2 बार मीटिंग हुई है वो, परंतु फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं रहा। तो मुख्य अपना स्पीकर सर, कैनाल बेस वाटर है, कैनाल बेस वाटर सारी जगह है। हमारे जो है ना हल्के के अंदर कैनाल बेस वाटर का मतलब ये है कि हमारा जो गग्गर लगता है पंजाब से आता है, पहले वो गग्गर दरिया बोलते थे, उसी दरिया को अब उसी में गंदा पानी फैक्ट्रियों का, आपके पटियाले का, राजपुरे का, मनी माजरे का और पंचकूला कालका तक का पानी उस गग्गर के अंदर जाता है। अब वो कैनाल बेस वाटर ना वो कैनाल, वो गग्गर जो दरिया ना रह करके एक गंदे पानी का नाला बन गया। उसकी वजह से पानी निचले लेवल का खराब हो गया। एक ही गांव में 8 कैंसर के मरीज मरे जो उसके किनारे के ऊपर बसे हो। और ये दरिया जाता है सारे का सारा, आपका सरसा भी इसके अंदर आया, कैथल भी इसके अंदर आया, और इसके साथ जुड़े चीज हैं। इसके रोकथाम तो कम से कम होनी ही चाहिए कि या तो उससे मीटिंग करें दोनों स्टेट के जो है ना कमिश्नर रैंक के अफसर लेकर के। इरिगेशन डाटा जो है माइनर हरनौली का हर दाबे का है। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बस स्टैंड में 32 रूट सस्पेंड हो रहे हैं। 32 रूट आज से नहीं, कोई 25 साल से सस्पेंड है। वो 32 रूटों में जब मैंने लिखत में चीज भेजी और उसका जवाब भी आया कि बसों की कमी थी इसलिए बंद कर रहे, मान भी लिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब तो बसों की डिमांड होने के बाद भी बसें की लगभग हो गई है या कोई कमी रह गई, तो इसमें से ज्यादा नहीं तो आधे रूट तो चालू कराओ जो लंबे रूट हैं। जैसे चीका से जो पहले चलती थी गोला से अमृतसर, वो बंद हो गया। आपकी बुडन पर से चलती थी होटल, वो बंद हो गया। सुबेरी जो एक जो बिछिया गाँव वहां से चलती थी दिल्ली, वो बंद हो गया। जयपुर की बंद हो गया। मैं इतनी बसें रिक्त के अंदर मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 32 रूटों का बंद होना एक बहुत बड़ी मायने रखता है। इसमें कम से कम जो है ना आधे रूट तो चालू करवाएं, जो जायज बात है। तो वैसे भी, और तीसरी बात यह है कि हमारा हॉस्पिटल है, जो नया हॉस्पिटल बना उसके बदले में जो पुराना हॉस्पिटल था उसकी 4 एकड़ जमीन वो इसी तरह से लोग कब्जे कर रहे हैं, वो खाली हो गया। उस 4 एकड़ जमीन को जो शहर का पीयूष एरिया है, लैंड है, उसको यूटिलाइज करने के लिए उसके ऊपर स्कीम बनाए। 1 मिनट तो दो उसको, मैं कोई अपनी बात ही तो कह रहा हूँ। दूसरी 5 मिनट है सबके, 5 कहाँ तो गया पहले। अब उस हॉस्पिटल की जो जमीन है उसको यूटिलाइज करने के लिए उसमें स्कीम सरकार बनाए। धन्यवाद। और इसी तरह से जो हमारी कॉलोनियां है वहां की पिछली वो आबाद कराई जाए, पिछली सारी कॉलोनियां अब तक। क्योंकि यो जो मैंने सवाल भी किया था, जो है ना क्वेश्चन भी उठाया था, जवाब का भी। माननीय डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा
क्योंकि मेरी भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र को उपमंडल का दर्जा तो दिया गया है। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरी विधानसभा के दो बहुत बड़े गांव खरक और कलिंगा, दोनों गांव में कलिंगा से सैंपल तक का रास्ता बहुत पुरानी मांग थी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास करके उसके टेंडर लग गए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। और दूसरा, कलिंगा से बड़ंबा तक का जो रोड था वो भी 18 फुट का माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उसके भी टेंडर हो गए। तो एक मेरी आपके माध्यम से एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे हल्के की एक सुंदर ब्रांच निकलती है डिप्टी स्पीकर सर, और पिछले दिनों काफी समस्या रही सुंदर ब्रांच की। मेरा रतेरा गांव सबसे आखिरी टेल पर पड़ता है डिप्टी स्पीकर सर, तो वहां तक अभी पिछले दिनों पानी की समस्या थी, कनक का सीजन था, आखिरी पानी जो लास्ट का पानी होता है वो नहीं मिल पा। तो मैं मांग करूंगा प्रॉपर, चाहे एक टपका बूंद टेल पर पहुंचे, तो आपके माध्यम से मेरी मांग है सुंदर ब्रांच में पूरा सप्ताह का सप्ताह पानी चलाया जाए। दूसरी मेरी मांग एक महिला कॉलेज की है, और मेरी मांग नहीं है डिप्टी स्पीकर सर, ये मेरे विधानसभा में खरक कलंगा 12 धामाण खाप के गांव पड़ते हैं 12, वहां खरक में एक महिला कॉलेज बन जाए तो उन लोगों की भी डिमांड है, बार बार वो कहते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा वहां महिला कॉलेज, क्योंकि वहां नौरम में भी आता है, भिवानी से लगभग 18-19 किलोमीटर दूरी पर, और जिसके तहत खरक कलंगा, खरक खुरद, सिरसा घोगड़ा, रिवाड़ी खेड़ा, ढाणी अरसुख से चांग तक और अन्य ढाणियां भी 7-8 ढाणियां वो भी से जुड़ जाएंगे, तो वहां महिला कॉलेज बन जाए। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा। और दूसरा, मेरा गुजरानी गांव में, बहुत बड़ा गांव गुजरानी, वहां का भी स्कूल का एस्टिमेट काफी दिनों से मैंने पिछले सेशन में क्वेश्चन भी लगाया था, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं, तो वो भी पेंडिंग है, उसको भी थोड़ा चिंता करके उसको भी बनवाया जाए। इसके साथ साथ कलिंगा में भी एक लड़कियों का 10+2 तक का स्कूल है, उसका भी जो है पूरा मिट्टी भरत करवा करके नीचा पड़ गया, बहुत पुराना स्कूल है, बिल्डिंग भी जर्जर हालत में, उसका भी एस्टिमेट बहुत दिनों से पेंडिंग है, उसका भी बहुत जल्दी करवा जाए। खरक खुर्द का भी इसी तरह एक स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, खरक कला का भी एक प्राथमिक स्कूल, उसका भी एस्टिमेट पेंडिंग है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा, तो ये जितने मेरे पेंडिंग काम हैं इनको बहुत जल्दी जो है पूरा करवाया जाए। और समय भी 3.5 मिनट हुए हैं, 1.5 मिनट और बाकी है, तो मैं बहुत कम मेरा अवसर मिलता है बोलने का, ना छोड़ूंगा नहीं जी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी एक और धन्यवाद करूंगा मैं, पिछले दिनों सरसों की फसल, क्योंकि मेरे भवानी खेड़ा में भी बहुत ज्यादा सरसों होती, तो हमारे भवानी खेड़ा में भी परचेज सेंटर नहीं था सरसों का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे, मैं धन्यवाद करूंगा, वहां भी परचेज सेंटर खरीद के अंदर वहां सरसों का बना दिया है। और 2 सेंटर और परचेज सेंटर गांव चांगवी और खरक कला में 2 अभी जो है कल ही खरीद के अंदर सरसों के बनाए हैं। इसके लिए मैं कृषि मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।